हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ मिर्च रिवेंज का सेकेंड पार्ट। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो पहले आप उसे ज़रूर देखें, तभी आपको इसका सेकेंड पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा और इसके आगे के आने वाले पार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं इसकी आगे की कहानी की तरफ। जैसा कि फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि डोंग मेमोरी लॉस करने का नाटक कर रही होती है और वो इसी मेंशन में रहकर गवर्नर के खिलाफ सबूत हासिल करने का सोचती है। अब आगे हम देखते हैं कि डोंग अपने कपड़े लेकर गवर्नर साहब के रूम में जाती है तो वो उसे इशारा कर कर अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि अब से तुम यहीं रहने वाली हो और तुम सिर्फ मेरी वुमेन हो, और जब तुम यहाँ पर रहने लगी हो तो मेरे कुछ रूल्स हैं जिन्हें तुम्हें मानना होगा। पहला, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगी क्योंकि मुझे बहस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरा, तुम सिर्फ मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करोगी बिना किसी शर्त के। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें कोई भी परेशान करता है तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। डोंग कहती है कि मैं आपको भला क्यों बताऊंगी और फिर आप क्या करेंगे। टियांग कहता है कि मैं उस इंसान को जान से मार डालूंगा। ये सुनकर के तो डोंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो सोचने लगती है कि कितना सनकी इंसान है और पूरा का पूरा मर्डरर है। फिर डोंग कहती है कि मुझे मेरा नाम तक याद नहीं है, पर घर में सभी मुझे येनियर कह रहे थे, तो मेरा नाम येनियर है। टियांग कहता है कि इतना बेकार नाम तो तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब जैसा कि मैंने सबके सामने ये कह दिया है कि तुम मेरी हो, तो मैं तुम्हें एक नया नाम देना चाहता हूँ। आज से तुम्हारा नाम म्यूटी है। म्यूटी का मतलब होता है बहुत प्यारी और क्यूट सी लड़की। वहीं दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो कि गवर्नर की फियांसी होती है। वो बाहर से आई होती है और वो अपनी सासू माँ यानी कि मिस फांग को इम्प्रेस करने में लगी होती है। तभी वहाँ पर येन आग में घी डालने का काम करती है और वो कहती है कि टियांग एक मेड के पीछे क्यों इतना परेशान है जबकि उसकी फियांसी इतनी खूबसूरत है। ये सुनकर के तो जी का खून खौल उठता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। थोड़ी देर में टियांग जब घर आता है तो जी उसका वेट कर रही होती है और वो डोंग को देखकर बहुत जेलस फील करती है और वो जानबूझकर के टियांग के नज़दीक जाती है। डोंग टियांग से परमिशन लेकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। उसे ऐसे जाता हुआ देख टियांग को बहुत बुरा फील होता है क्योंकि उसे बहुत चाहता था और उसकी बहुत केयर भी करता था। डोंग के जाते वो जी को खुद से दूर हटा देता है। जी कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा बिहेव क्यों करते हो। फिर वो कहती है कि आज तुम्हारी मॉम मुझसे कह रही थी कि हम लोगों को नेक्स्ट मंथ शादी कर लेनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ी जल्दी है। टियांग कहता है कि हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है, पर यहाँ पर जी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारी एंगेजमेंट हुए काफ़ी टाइम हो गया है। टियांग कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरी मॉम का फैसला था, मेरा नहीं। जी कहती कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, हमारी एंगेजमेंट के बारे में पूरे शहर को पता है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। टियांग कहता है कि मैंने तुमसे इस शादी के लिए शुरुआत में ही मना कर दिया था, पर तुमने इस बात को नहीं समझा और शादी के लिए हाँ कर दी, इसीलिए अब तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद में टियांग वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं जो कि टियांग के रूम में जाकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढती है, पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक बॉक्स के जो कि लॉक था और उसकी चाबी वहाँ पर नहीं थी। तभी उसे याद आता है कि जब वो पहली बार गवर्नर से मिली थी तो उसके पास में एक चाबी थी जो कि इसी बॉक्स की होगी, जो कि उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रही थी। इसके लिए उसे किसी भी हालत में गवर्नर के पास से वो चाबी लेनी होगी, तभी उसे पता चल पाएगा कि आखिर इस बॉक्स में है क्या। वहीं दूसरी तरफ हम टियांग की मॉम को देखते हैं जो कि उसके फादर की मेमोरियल के सामने टियांग को घुटनों पर बैठने के लिए कहती हैं और उसे खूब बात सुनाती हैं। साथ ही उसे वो इमोशनली ब्लैकमेल भी करती हैं। वो कहती कि क्या तुम अपने फादर की मौत को भूल चुके हो, आज तुम एक नौकरानी के चक्कर में सब कुछ भूल बैठे हो। मैंने तुम्हारी शादी जी से इसलिए फिक्स की थी ताकि हमारी शोहरत और पावर बढ़ सके और हमारी फैमिली मजबूत बन सके। सब कुछ जानते हुए भी तुम एक मेड के चक्कर में अपने फादर की मौत का बदला तक लेना भूल चुके हो। ये सब सुनकर टियांग को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो कहता है कि आप मेरे फादर की मौत को लेकर मेरी लाइफ को कंट्रोल क्यों कर रही हैं, जबकि मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। मैं अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा करूँगा। और रही बात जी से शादी करने की, तो आप मुझे इस बात के लिए फोर्स ना ही करें तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं अभी के अभी गवर्नर की पोजीशन से इस्तीफा दे दूंगा और ये घर छोड़ करके भी चला जाऊंगा। अब मिस फांग ये समझ जाती हैं कि जोर ज़बरदस्ती से काम नहीं चलेगा, इसलिए वो टियांग के सामने काफ़ी पोलाइट होकर उससे कहती हैं कि अगर वो मेड तुम्हें इतनी ही पसंद है तो तुम अभी जी से शादी कर लो और उस मेड को भी अपने साथ में रख सकते हो। मैं इस बात के लिए जी को समझा लूँगी। टियांग कहता है कि मैं उसके साथ में हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। मैं जिस लड़की से इतना प्यार करता हूँ, जिसे इतना लाइक करता हूँ, मैं उसी से लीगली शादी करूँगा और किसी से नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ
मैं उसकी ज़िंदगी नर्क नहीं बना सकता। जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंग आधी रात में गवर्नर साहब के रूम में उसी बॉक्स की चाबी ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे चाबी तो नहीं मिलती, पर गन ज़रूर मिल जाती है। तभी टियांग उसके पीछे आकर सोफे पर बैठ जाता है। हालांकि वो उसे पहले नहीं देख पाती, पर अचानक से देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो गलती से वहाँ पर आ गई थी। पर टियांग यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसे वहाँ से जाने नहीं देता। टियांग उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पर आई गई हो तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देने वाला, तो इसलिए अब बता दो कि तुम इतनी आधी रात में यहाँ पर क्या कर रही थी। अब यहाँ पर डोंग के पास में तो कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो तो नाटक कर रही होती है कि उसकी याददाश्त चली गई है। तो यहाँ पर बोलती भी तो क्या बोलती, बेचारी गवर्नर साहब के कब्जे में फंस गई थी। जिस पर टियांग कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। और यहाँ पर वो उसके करीब जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है। तभी डोंग उसके ऊपर गन तान देती है। यहाँ पर गवर्नर साहब तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और वो डोंग को देखने लगते हैं। डोंग कहती है कि अगर मेरे करीब भी आए तो मैं अभी के अभी शूट कर दूंगी। जिस पर टियांग कहता है कि यहाँ नहीं, यहाँ मुझे मारो, फिर तुम पूरी तरीके से फ्री हो जाओ और इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर डोंग काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, लेकिन टियांग तो उसे ट्रिगर किए जा रहा होता है। जिस पर डोंग हिम्मत जुटाकर गन चला ही देती है, लेकिन कुछ होता नहीं, क्योंकि डोंग को गन चलाना नहीं आता था। टियांग उससे कहता है कि अब ये गन मुझे दे दो, और साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें नहीं चलानी आती तो कोई बात नहीं, एक काम करो कि तुम मुझे एक प्यारी सी किस दो, मैं तुम्हें बदले में शूट करना सिखाऊंगा। जिस पर म्यूटी उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। अब ये सब देख करके हमारे गवर्नर साहब समझ जाते हैं कि म्यूटी की मेमोरी लॉस नहीं हुई है और वो नाटक कर रही है। वहीं जल्दबाजी में वो टियांग के रूम से निकलते वक्त यूजी से टकरा जाती है। यूजी उसके हाथ में चोट लगा हुआ देखकर उससे पूछता है कि क्या ये गवर्नर ने किया है, जिस पर डोंग कुछ नहीं कहती। फिर यूजी उसे अपने साथ में ले जाता है और उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगाता है। डोंग कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो वो गलत समझेगा। यूजी कहता है कि पर इस समय इस पर दवा लगाने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों के बारे में सोचने की। यूजी उससे पूछता है कि क्या गवर्नर उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। डोंग कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यूजी कहता है कि वो काफ़ी हाई टेम्पर वाले इंसान है, तुम्हें उनके साथ में रहने में काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी, पर समय के साथ में तुम्हें आदत हो जाएगी। और वो डोंग से ये भी कहता है कि अगर उसे गवर्नर से कोई भी प्रॉब्लम हो या उसे घर में कोई भी परेशान करे तो वो यूजी से आकर बता सकती है, वो उसका हमेशा ही साथ देगा। ये सुनकर डोंग सोचती है कि यूजी कितना अच्छा इंसान है कि वो एक मेड से भी इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है। पर यहाँ पर तो येन इन दोनों को साथ में देख करके बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है और उसके दिल में तो जैसे आग ही लग जाती है। इसीलिए वो नेक्स्ट एक आदमी के साथ मिलकर डोंग के खिलाफ कुछ प्लान कर रही होती है। फिर हम देखते कि घर वाले म्यूटी को घसीटते हुए मिस फांग के सामने ले जाते हैं, जहाँ मिस फांग की मेड उसे बहुत बुरी तरीके से मार पीट रही होती है। म्यूटी को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसने किया क्या है। वो सबसे पूछती है कि आखिर मुझे ऐसे क्यों मारा जा रहा है, मेरी गलती क्या है। मिस फांग कहती है कि तुमने टियांग को जान से मारने की कोशिश की है, इसीलिए तुम्हें सज़ा मिल रही है। जहाँ यूजी अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि गवर्नर साहब ने साफ साफ कहा है कि ये उनकी वुमन है, इसीलिए उनके आने तक का हमें वेट करना चाहिए, उनके एब्सेंस में हमें ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी उनके गुस्से से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। उन्होंने म्यूटी के लिए मिर्ची से शादी तक करने के लिए मना कर दिया है, लेकिन मिस फांग कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो डोंग को बहुत बुरी तरीके से पिटवाती है, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि वो बेहोश होने लगती है। कि तभी वहाँ पर गवर्नर साहब आ जाते हैं और उन्हें देख करके सभी रुक जाते हैं। टियांग म्यूटी की इतनी बुरी हालत को देखकर शॉक रह जाता है और उसे बहुत तकलीफ होती है। वो अपनी मदर से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जिस पर उनकी मेड उसे बताती है कि एक आदमी के साथ मिलकर आपके लिए आर्सेनिक नाम का एक पैकेट मंगवाई थी। जब इस आदमी से पूछा गया तो इसने बताया कि म्यूटी ने इसे मंगवाया था ताकि ये आपके सूप में मिलाकर आपको जान से मार सके। गवर्नर कहते हैं कि इसका कोई प्रूफ है, तो मेड कहती है कि इस काम के बदले म्यूटी ने अपने गोल्डिंग्स ईयरिंग इस आदमी को दी थी। ये सुनकर म्यूटी इतनी दर्द में होते हुए भी टियांग की तरफ देखकर कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो ईयरिंग मुझे 2 दिन से नहीं मिल रही थी। उसकी ये बात सुनकर मिस फांग भड़क जाती हैं और कहती है कि ऐसी लड़की को तो जान से ही मार देना चाहिए जो अभी भी झूठ बोल रही है। जिस पर टियांग उठ जाता है और कहता है कि इस आदमी को मुझे सौंप दिया जाए, मैं इसे सच्चाई उगलवा लूँगा, फिर सच्चाई सामने आने पर मैं आपकी सारी बातों पर यकीन करूँगा। ये सुनकर के तो ये न उस आदमी की रूह कांप जाती है और डर के मारे हालत ख़राब हो जाता है। जिसके बाद गवर्नर कहते हैं कि अभी के लिए बस इतना ही, मैं म्यूटी को लेकर के जा रहा हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता।
इतना कहने के बाद में वो डोंग को उठाकर अपने साथ में अपने रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर वो उसके जख्म को चेक करता है। पर डोंग उसे ऐसा करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि एक लड़का किसी लड़की को ऐसे फिजिकली टच नहीं कर सकता है। क्या आपको इतना भी नहीं पता है? जिस पर टियांग कहता है कि ठीक है, फिर तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी वाइफ बन जाओ, फिर तो मेरा टच करना लीगल होगा। डोंग कहती है कि क्या आप भूल गए हैं कि आपकी फियांसी भी है और मैं सिर्फ यूजी से शादी करूंगी और किसी से भी नहीं। टियांग कहता है कि सपने देखना बंद करो, तुम मेरी हो और पूरी जिंदगी मैं तुम्हें अपने पास से कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इतना कहते हुए वो उसके ड्रेस को काट देता है और उसके जख्म को देखकर टियांग को बहुत तकलीफ होती है। वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि रूम के बाहर मत जाना। डोंग कहती कि मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती, मैं कोई पिंजरे में कैद चिड़िया तो नहीं हूँ जो हमेशा रूम में बंद रहूं। गवर्नर कहते हैं कि अगर तुम्हें इस घर में सरवाइव करना है तो तुम्हें मेरी बातों को मानना पड़ेगा, तभी तुम सेफली रह पाओगी। जिस पर डोंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि आप मुझ पर यकीन करते हैं कि मैंने आपको मारने की कोशिश नहीं की। जिस पर टियांग उसके जख्मों पर दवाई लगाते हुए कहता है कि मैं और तुम हर वक्त साथ रहते हैं, अगर तुम मुझे मारना चाहो तो काफ़ी आसानी से मार सकती हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर टियांग उसके जख्म को देखते हुए कहता है कि सॉरी, मैं लेट से पहुंचा। जिस पर डोंग कहती है कि आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक मेड हूँ और आप एक गवर्नर हैं, आपके ऊपर सॉरी कहना शोभा नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि अब गवर्नर साहब का तो दिमाग गर्म हो चुका था और वो गुस्से में येन के रूम में चले जाते हैं और वो येन से कहते हैं कि पिछली बार जब म्यूटी हर्ट हुई थी तो मैंने काफ़ी आसान शब्दों में तुम्हें समझाया था कि मुझे ट्रिगर मत करो, लेकिन लगता है कि वो काफ़ी नहीं था। तब वो अपनी चाकू निकाल कर कहता है कि आज मुझे फिर से तुम्हें अच्छे से याद दिलाना पड़ेगा। यहाँ पर येन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप ये भूल रहे हैं कि मैं यूजी की होने वाली वाइफ हूँ। टियांग कहता है कि मैं और तुम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम किस टाइप के इंसान हो। अब गवर्नर साहब उसे एक लास्ट बार वार्निंग देते हैं कि म्यूटी सिर्फ उनकी विमन है और उसे हर्ट करना किसी को भी अलाउड नहीं है। क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसी? जिस पर येन कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिस पर टियांग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने एक भी बार और फिर से झूठ बोला तो मैं तुम्हारे इस फेस पर ऐसा कट लगाऊंगा कि कोई भी लड़का तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये सुनकर के तो येन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोल पड़ती है कि हाँ, उसी ने ये सब किया है, पर आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। जिस पर गवर्नर साहब कहते हैं कि अपनी बात को याद रखना, अगर तुमने फिर से म्यूटी को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं इस बार तुम्हें जान से मार डालूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गवर्नर को एक ऑफिसर आकर के बताता है कि जिन्हें हमने डोंग मेंशन पर हमले के वक्त पकड़ा था उनसे पूछताछ की गई, पर वो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि आखिर उन्होंने ये सब किसके कहने पर किया है। गवर्नर कहते हैं कि फिर वो हमारे किसी काम के नहीं है, इसीलिए उन्हें जान से मार डालो, क्योंकि उनसे जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो यूजलेस है। जिस पर वो ऑफिसर गवर्नर से पूछता है कि आप मिस डोंग को सच्चाई कब बताएंगे। जिस पर टियांग उससे कहता है कि अभी हमें किलर का पता नहीं चला है और अगर डोंग को ये बात पता चली कि मैं किलर नहीं हूँ तो वो असली किलर को ढूंढने के लिए निकल जाएगी, जिससे कि लोगों को ये पता चल जाएगा कि वही मिस डोंग है, जबकि हमें उसकी असली एनिमी के बारे में पता नहीं चल पाया है। ऐसे में उसकी जान हर वक्त अभी भी खतरे में रहती है और इसीलिए मैं उसे ऑल टाइम अपने साथ में रखता हूँ ताकि मैं उसे अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकूं। जिस पर वो ऑफिसर गवर्नर से कहता है पर वो आपको हेट करेगी और गलत समझेगी, ये भी तो सही नहीं है। जिस पर टियांग कहता है कि आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा कि मैंने उसके फादर को नहीं मारा है, पर अभी के लिए सही वक्त नहीं है। वो ऑफिसर मुस्कुराते हुए गवर्नर से कहता है कि आप मिस डोंग के लिए कुछ ज़्यादा ही फील करते हैं। जिस पर टियांग अफसोस जाहिर करते हुए कहता है कि उस रात मैं उसकी फैमिली को नहीं बचा पाया, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, पर मैं अब डोंग के साथ में कुछ भी गलत होने नहीं दे सकता अपने मरते दम तक। वहीं एक सीन में हम देखते हैं कि गवर्नर डोंग को एक जगह लेकर के जाता है जो कि बिल्कुल खंडर जैसी होती है। वहाँ पर कुछ लोगों को पीछे से हाथ बांध करके खड़ा किया गया होता है। ये वही लोग होते हैं जो डोंग फैमिली पर हमले के वक्त शामिल थे। यहाँ पर टियांग डोंग को जबरदस्ती गन पकड़ने के लिए बोलता है और उन्हीं क्रिमिनल्स को गन पॉइंट करके उसे गन चलाना सिखाने की कोशिश करता है और उन लोगों को शूट करने के लिए कहता है, पर वो डोंग को ये बात नहीं बताता कि वो लोग कौन हैं और वो उन्हें क्यों शूट करवा रहा है, क्योंकि डोंग हमेशा से ही अपने फादर के कातिलों को मारना चाहती थी। पर यहाँ पर डोंग बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मुझे नहीं सीखना है गन चलाना, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर टियांग उसे ज़बरदस्ती पकड़कर कहता है कि नहीं, तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि तुम उस रात मुझे क्यों नहीं मार पाई थी? क्योंकि तुम्हें गन चलाना ही नहीं आता। इतना कहकर वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे गन चलाना सिखाने लगता है और कहता है कि सबसे पहले इस गन के सेफ्टी कैच को हटाना पड़ता है, फिर अपने टारगेट को ध्यान से देखो,
फिर तुम इमेजिन करो कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस इंसान से नफरत करती हो वो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है और बिना देरी किए उसे शूट कर दो। और यहाँ पर गोली चल जाती है दोस्तों, और इसी के साथ में इस पार्ट की यहीं पर एंडिंग होती है।